भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है, तो इसके पहले क्लास में हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? 1909 के भारत परिषद अधिनियम तक। तो एक बार फिर से कल का पूरा रिवीजन करेंगे, रिकॉल करेंगे कि क्या चीज़ और किस तरीके से कैसे कैसे क्या चीज़ हुआ। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद यह निर्णय निकल के आता है कि जो भारत का शासन है उस पर ब्रिटिश क्राउन ने अपना अधिकार कर लिया और कंपनी के अस्तित्व को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के फलस्वरूप यह कहा गया कि ठीक है, भारत की तरफ से जो अब जितनी भी इस पर शासन की जाएगी वो सीधे जो है अब ब्रिटिश क्राउन करेगी, और ब्रिटिश क्राउन करेगी तो इसके लिए ब्रिटिश की तरफ से एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। ये भारत शासन अधिनियम 1858 लॉर्ड पॉम, जब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम थे, उस समय इसको बनाया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा और ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के फलस्वरूप नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बने लॉर्ड डर्बी। तो इस तरीके से जो भारत शासन अधिनियम 1858 है वो लॉर्ड डर्बी के टाइम में स्टार्ट हुआ, लागू हुआ। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और उस भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चीजें थी वो भी हम देख चुके थे। उसके बाद आया था भारत परिषद अधिनियम 1861। तो कब भारत परिषद अधिनियम की जरूरत पड़ी, और इस भारत परिषद अधिनियम में अंग्रेजों को लगा कि हमें भारतीयों का सहयोग चाहिए, इसलिए उन्होंने सहयोग की नीति के साथ भारत परिषद अधिनियम 1861 को लाया। और इसी भारत परिषद अधिनियम 1861 में हाई कोर्ट की स्थापना के लिए बात की गई और इसी में जो है बजट पेश किया गया सबसे पहले जॉन विल्सन के द्वारा। तो ये इतनी बातें 1861 के भारत परिषद अधिनियम से थी। फिर इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े थे, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका था। चूंकि 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका था और 1885 से लेकर के 1891 तक कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन के रूप में, मजबूत संस्था के रूप में उभर कर बाहर आई और उन्होंने अपनी मांग रखी अंग्रेजों के सामने, क्योंकि भाई अब वो जो है एक हो चुके थे, उनमें जो है राजनीति करना और एक कुशल नेतृत्व के रूप में काफी ज्यादा लोग थे उसमें। इस तरीके से कांग्रेस ने अपना बात रखा अंग्रेजों की तरफ कि अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं करने दिया, क्योंकि जितने भी अभी तक आ रहे थे उनके विधेयक, उतने जितने भी उनके अधिनियम आ रहे थे उसमें सिर्फ अंग्रेज इंक्लूड रहते थे और भारतीयों के लिए थोड़े बहुत चूरन टाइप ऐसा कुछ कर दिया जाता था जिससे कि वो शांत रहे, उनको शांत करने की बस कोशिश की जा रही थी। इस वजह से मांग की गई 1891 में कि अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं करने दिया तो हम जो है कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज ब्रिटिश क्राउन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उनको लगा कि इस भारतीयों को अभी शांत करने की ज़रूरत है। इस वजह से उन्होंने भारत परिषद अधिनियम 1892 को लागू किया और इस अधिनियम में उन्होंने कहा कि ठीक है, जो केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या है उसको हम बढ़ाएंगे और बढ़ा करके अगर हम 69 कर दिए और 69 जब बढ़ा करके किए तो उसमें जो है 32, 37 और 32 का रेशियो किए। 37 जो उसमें मेंबर रहेंगे वो उनके द्वारा निर्वाचित रहेंगे, उनके द्वारा रहेंगे, बाकी 27 जो रहेंगे वो गैर सरकारी रहेंगे, इस तरीके से। और फिर उसके बाद आईसीएस की परीक्षा जो है वो भारत के जो हमारे इंडियन थे, जो कांग्रेस की पार्टी थी, उनका ये कहना था कि आईसीएस की परीक्षा जो है भारत में आयोजित करवाई जाए। तो इस अधिनियम 1892 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ये भी निर्णय लिया गया कि ठीक है, आईसीएस की परीक्षा जो है वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो भारतीय हैं उनको बजट में शामिल होने का अधिकार दिया गया। बजट में शामिल होने का अधिकार तो इनको दिया गया, किंतु उसमें इनसे ये कहा गया कि आप जो है बजट में आओगे, जो भी हमारा बजट पेश होगा तो उसमें आप प्रतिनिधित्व करोगे, लेकिन अपना वहाँ पे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछोगे, ना ही अपना कोई मतदान करोगे। अगर हम जो भी बिल, जो भी विधेयक, जो भी चीज़ें पास करेंगे उसमें आपको सिर्फ सहमति देनी है। तो इस तरीके से इंडियन को इधर शांत करने की कोशिश की जा रही थी और उस तरीके से ब्रिटेन की तरफ से ये छोटे छोटे जो हैं वो खुश करने के लिए, उनके लिए इस तरीके से अधिनियम पारित किए जा रहे थे। फिर उसके बाद 1899 में कर्जन आता है, जब लॉर्ड कर्जन आता है और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा तरीके से ब्लंडर मचाता है और फिर 1905 में वो जो है बंगाल का विभाजन कर देता है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से तमाम आंदोलन होते हैं 1892 से लेकर के 1909 के बीच तक। तो फिर इस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के पास
जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि अब कैसे इनको शांत किया जाए। हमने 1858 का अधिनियम भी ला दिया, 61 का ला दिया, 92 का ला दिया, इतनी चीज़ें इनके लिए कर दी। फिर भी जो इनका विद्रोह है, इनका आंदोलन है, क्रांतिकारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर बाहर आ रहे हैं। चूँकि स्वदेश 1907 में जो कांग्रेस है वो 2 भागों में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल। तो जो गरम दल थे वो काफ़ी ज़्यादा उपद्रव मचा रहे थे और वो जो है अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। इस वजह से जो अंग्रेज थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत परिषद अधिनियम 1909 को लाया गया। जब भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, उस समय जो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, तो जो मार्ले थे वो उस समय भारत सचिव थे और हमने देखा था 1885 में कि भारत सचिव का क्या काम होता है, वायसराय का क्या काम होता है। तो जो मार्ले थे वो भारत सचिव था और जो मिंटो था वो भारत का वायसराय था 1909 में। और इनके द्वारा एक 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है और इस अधिनियम में इन्होंने सिर्फ इतनी बातें कहा कि ठीक है, हम आप लोगों की बातें मान लेते हैं, हम इस तरीके से कर देते हैं, आपकी जो हिंदुस्तानी है उनकी जो है गैर सरकारी जो लोग हैं उनकी संख्या अपने पार्लियामेंट में बढ़ा देते हैं, उनको हम इस तरीके से शामिल कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ इन्होंने फूट डालो नीति को लगा दिया, जैसे कि इन्होंने मुस्लिम निर्वाचन को पृथक मुस्लिम निर्वाचन स्टार्ट कर दिया। क्योंकि भारत में मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ा कर ये लोग शासन करने के लिए सोचने लगे। तो यहाँ पर जब पृथक मुस्लिम निर्वाचन कर दिए तो 1909 तक हमने देखा था इतनी चीज़ें हो चुकी थी। फिर क्यों ज़रूरत पड़ी भारत शासन अधिनियम 1919 की, आइए उसको देखते हैं। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1909 में जो इन्होंने भारत परिषद अधिनियम लाया था उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी और इधर जो है थोड़े बहुत जो है सीटें आवंटित कर दिया था भारतीयों के लिए। तो इससे भारतीय खुश नहीं थे, इससे कांग्रेस पार्टी खुश नहीं थी और इस वजह से जो है भारतीयों में असंतोष और उपद्रव की जो स्थिति थी वो अभी तक बरकरार थी। और उसके बाद जो 1907 में गरम दल और नरम दल कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, कांग्रेस 2 भागों में बटी हुई थी, वो एक बार फिर से लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता होता है और लखनऊ अधिवेशन में फिर से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से ये दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस जो है फिर एक बार बहुत ही अच्छी पार्टी बन जाती है, बहुत ही स्ट्रांग पार्टी बन जाती है और वहाँ पर फिर से वो स्वराज के लिए लड़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीयों का, कांग्रेस का ये कहना था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें अपना खुद का स्वशासन चाहिए। तो वो जो है स्वशासन की मांग करते हैं कि हम अपना स्वशासन करेंगे। तो इसलिए ब्रिटिश क्राउन की तरफ से जो है एक आया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और मॉन्टेग्यू का सबसे पहले घोषणा पत्र आता है 1917 में। तो मॉन्टेग्यू अपने घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों की जो ये बातें हैं इसको ब्रिटिश क्राउन ने स्वीकार किया और ब्रिटिश क्राउन अपने सुधारों में कुछ परिवर्तन करना चाहती है, कुछ प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहती है। तो इस तरीके से जो मॉन्टेग्यू था और वो जो है अपने बातों को रखता है कि जो क्राउन थे, क्योंकि मॉन्टेग्यू क्या था, मॉन्टेग्यू हमारे भारत का भारत सचिव था और वो जो है पार्लियामेंट ब्रिटेन में बैठता था। तो वहाँ से वो भारत आता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपके प्रस्ताव को मंजूर करता हूँ और ब्रिटिश क्राउन की तरफ से एक प्रस्ताव रखा जाता है। तो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से क्योंकि यहाँ पर देखिए लखनऊ समझौता में गरम दल और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी 1909 में जो मुस्लिमों को बांट दिया गया था कि मुस्लिम जो है वो अलग पृथक निर्वाचन में रहेंगे। तो 1913-14 तक ये आपस में लड़ते रहे, लेकिन उसके बाद मुसलमानों का एक ही जो है उद्देश्य हो गया कि हमें अपना खुद का शासन चाहिए भारत में। तो ये जो है कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। जब ये कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं तो कांग्रेस एक मजबूत संस्था बन जाती है और 1914 में पहला विश्व युद्ध होता है और उसमें ये कहा जाता है ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि विश्व युद्ध जर्मनी, अमेरिका ये सारी देश आपस में लड़ रहे थे, तो उस समय ब्रिटेन की तरफ से कहा जाता है कि आप भारतीय लोग हमारी हेल्प करो इस युद्ध में और हम आपको जो है इस युद्ध जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही आपको स्वराज जो है दे देंगे। तो इस तरीके से जो भारतीय थे वो खुश हो गए और उन्होंने फर्स्ट विश्व युद्ध 1914 में जो हुआ था उसमें भारतीयों ने पूरा अपना सहयोग किया। कांग्रेस ने भी इसमें सहयोग किया, इसलिए क्योंकि इनको जो है स्वराज मिल जाएगा इस युद्ध के बाद।
उसके बाद 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आता है और ब्रिटिश सरकार अपने इस घोषणा पत्र में मॉन्टेग्यू कहता है कि ब्रिटिश सरकार अपने प्रस्तावित सुझाव को लागू करना चाहता है। चूंकि आपसे हमने वादा किया था कि हम आपको स्वराज देंगे और आपने हमारा 1914 के फर्स्ट विश्व युद्ध में पूरा सहयोग किया था। इस वजह से हम जो है अपने प्रस्ताव को पारित करना चाहते हैं, सुझाव को लागू करना चाहते हैं। इस वजह से प्रस्ताव आएगा और उस प्रस्ताव में ये कहा गया था, उस प्रस्ताव में ये लिखा था कि भारत में स्वशासन का अधिकार होगा। जो भारत लोग होंगे वो अपना खुद का शासन कर सकते हैं, खुद का कानून बना सकते हैं। इस तरीके से भारत में स्वशासन का अधिकार होगा, ये बात कहा गया था मॉन्टेग्यू के घोषणा पत्र में। और फिर मॉन्टेग्यू इस घोषणा पत्र के साथ भारत आया और वो शिमला गया, हिमाचल प्रदेश के शिमला गया और वहां पर उसने मॉन्टेग्यू, चूंकि मॉन्टेग्यू जो है वो भारत का सचिव था, तो वो हमेशा ब्रिटेन में रहता था। तो जब भी वो भारत आएगा उसकी हेल्प के लिए, भारत में कोई ना कोई तो रहेगा ही, तो उसकी हेल्प के लिए भारत में वायसराय उस समय प्रेजेंट थे। उस समय के वायसराय का नाम था चेम्सफोर्ड और इन दोनों ने मिल करके 8 जुलाई 1918 को इस मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को कहा कि हम इस घोषणा पत्र को लागू करेंगे और ये जो है विधेयक हम बनाएंगे, ये अधिनियम हम बनाएंगे। तो इस तरीके से जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के नाम से या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारत सचिव और ये थे वायसराय उस समय के भारत के, और इन दोनों के ने मिल करके ये काम किया हुआ था। और उस समय क्योंकि इन्होंने बस इतनी ही बातें कही कि हम भारत में स्वशासन का अधिकार जो है वो देंगे, और उसके बाद जो है अपना सुझाव प्रस्तुत किया और इस तरीके से जो भी चीजें थी वो सभी इसने कहा। और इसने जो है इस घोषणा पत्र में भारत शासन अधिनियम 1919 में ये भी था कि महिलाओं के लिए हम निर्वाचन करेंगे, महिलाएं भी निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगी, मतदान में भाग लेंगी। और उसी के साथ साथ जो है पंजाब में सिख को अलग निर्वाचन कर दिया, मद्रास में ब्राह्मणों का निर्वाचन अलग कर दिया। इस तरीके से एंग्लो इंडियन का निर्वाचन इसने अलग कर दिया। तो चीज़ों को फिर एक बार इसने भूत डालने की कोशिश की, चीज़ों को तोड़ने की कोशिश की, भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश की। तो इस तरीके से जब इसने तोड़ने की कोशिश किया तो बाल गंगाधर तिलक ने इस रिपोर्ट से खुश नहीं हुए। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और ये जो है इस रिपोर्ट से खुश नहीं थे। वहीं जबकि देखा जाए एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इस जो इनका अधिनियम था, जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, उससे सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत खुश थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो उदार दलवादी नेता थे, उदार संघ के नेता थे, कांग्रेस के उदार संघ के समूह के नेता थे। और जितने भी कांग्रेस के उदार समूह के नेता थे एसएन बनर्जी के साथ, वो सभी जो है इस भारत शासन अधिनियम 1919 को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से बुलाए, संबोधित किए। तो इस तरीके से जो कांग्रेस का गरम दल था, बाल गंगाधर तिलक थे और एसएन बनर्जी के बीच में काफी ज्यादा विवाद हुए। एक बार फिर से यहाँ पर 1919 में कांग्रेस के बीच दरार आ गई, गरम दल और नरम दल के बीच में फिर से एक बार दरार आ गई। तो इतनी स्टोरी मेरी बताने का बस एक ही प्रयास है, क्योंकि अगर आपको मैं बुक पे ले जाऊं तो बुक में ये सारी जो चीजें हैं वो डिट्टो दिया हुआ है, लेकिन अगर आप कहानी के थ्रू चीजों को कोरिलेट करके याद करोगे, यकीन मानो आप चीजों को कभी नहीं बोलोगे। तो मेरा यही प्रयास है कि आप जो भी चीजें पढ़ो उसको कोरिलेट करके पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और एक स्टोरी कवर करो। हिस्ट्री को, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप स्टोरी के तरीके से कवर करोगे तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। तो आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बट गए। तो यहाँ पर जो 1919 का आया घोषणा पत्र, 1919 का घोषणा पत्र, इसको द्वैत शासन के नाम से भी जानते हैं कि भारत में पहला द्वैत शासन कब हुआ, तो ये भी उसी समय हुआ, इसी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हुआ। और अब देखते हैं कि इस भारत शासन अधिनियम में क्या क्या वर्णन था, किसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक सपोर्ट में थे, किसके द्वारा ये जो है असपोर्ट में थे, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उदारवादी संघ जो थे इसको क्यों मैग्ना कार्टा के नाम से पुकारते थे। तो इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की हिस्ट्री हम देख चुके हैं। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें वर्णित थी, इस अधिनियम में क्या वर्णित था। उत्तरदायी शासन व्यवस्था थी, ठीक है, हम मानते हैं, हम इस व्यवस्था से खुश हुए। उत्तरदायी व्यवस्था, शासन व्यवस्था का मतलब है कि हमारा स्वशासन हमें दिया जाएगा, हम अपना कानून बना सकते हैं। ये जो है स्वीकृति हमें भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1919 के अंतर्गत दी गई थी। ये तो हमारे लिए बेस्ट था, तो हम खुश हुए। भारत सचिव का जो वेतन है, हमने देखा था 1858 की
जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1858 में, उसमें हमने देखा था कि जो भारत का भारत सचिव होगा उसका और इस भारत सचिव के जो हेल्पर होंगे, यानी कि 15 भारत परिषद के जो सदस्य होंगे, 8 और 7 टोटल 15, और भारत सचिव का, इन लोगों का वेतन भारत के संचित निधि से दी जाती थी। तो यहाँ पर कांग्रेस ने विरोध किया कि जी नहीं, आप भारत की संचित निधि से इनका वेतन नहीं देंगे। अगर ये आपके लिए काम करते हैं, ये आपके पार्लियामेंट में ब्रिटेन में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो वेतन है वो आप अपने यहाँ से दो। तो इस विधेयक में कहा गया कि ठीक है, जो भारत सचिव का वेतन होगा वो भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाएगा, इसका जो वेतन है वो ब्रिटिश क्राउन अपने यहाँ से देगी। ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपने यहाँ से इनका वेतन देगी। और भारत सचिव के काउंसिल में मिनिमम 8 मेंबर और मैक्सिमम 12 सदस्य होंगे। इसके पहले हमने देखा था कि भारत सचिव के जो काउंसिल है, जो परिषद है, उसमें टोटल 15 सदस्य थे। अब बात आती है कि जब इनको खुद के जेब से पैसे देने की जरूरत पड़ी, ब्रिटिश क्राउन को इनका खुद का वेतन अपने पास से देना पड़ा, तो इन्होंने इसमें कटौती कर दिया और कहा कि जो इनकी काउंसिल में मेंबर होंगे उनकी संख्या 8 होगी और मैक्सिमम अगर ये बढ़ाएंगे तो 12 तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर भी हमने कहा ठीक है, हम खुश हुए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाओ, हमारे संचित निधि से नहीं जा रहा है, तुम 1 मेंबर रखो, 10 मेंबर रखो, 8 मेंबर रखो, 4 मेंबर रखो, जितना मन उतना रखो, वो तुम्हें उसका वेतन पे करना है, तो वो तो हमारे संचित निधि से नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। फिर भारत सचिव ने कहा कि पहले मेरे हेल्प के लिए 15 लोग थे, अभी 8 लोग रहेंगे, 9 लोग रहेंगे, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इस वजह से ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि ठीक है, आपको जो है भारत सचिव को जो है साथ साथ एक हाई कमिश्नर का प्रावधान किया जाए, एक हाई कमिश्नर का प्रावधान किया जाएगा। ये बात भी हुई, तो इसमें भी कोई नो डाउट कि चलो ठीक है, आप जो है भारत सचिव, आप अपने लिए कुछ भी करो, हाई कमिश्नर अपॉइंट कर रहे हो तो हाई कमिश्नर का भी वेतन आप ही दोगे, तो ये सारी चीजें तो आप अपने लिए कर रहे हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, इसके पहले भी निर्वाचन पद्धति की बात हुई थी, उसमें 1909 के भारत परिषद अधिनियम 1909 में प्रत्यक्ष चुनाव के जगह पे निर्वाचन पद्धति की बात हुई थी, लेकिन वहां पर अप्रत्यक्ष था। अगर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 से मानी जाती है, जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1919 से। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का शुरुआत हुआ और महिलाओं को वोट करने का भी अधिकार दिया गया इस अधिनियम में। यहाँ तक तो बातें समझ में आई। उसके बाद यहाँ पर तुरंत बाल गंगाधर तिलक जो है वो नाराज होते हैं कि पंजाब में सिखों का निर्वाचन अलग कर दिया, मद्रास गए तो ब्राह्मणों का निर्वाचन अलग कर दिया, एंग्लो इंडियन का पृथक निर्वाचन कर दिया। तो इस तरीके से जब निर्वाचन अलग अलग करने लगे तो ऑब्वियस बात है कि जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, जो भारत की एकता है, उसको ये लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। जब ये लोग भारत की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक तुरंत समझ जाते हैं और यहीं पर वो इससे जो है नाराजगी जताते हैं। लेकिन जो बाकी के सारे पॉइंट थे इससे वो भी सहमत थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इन सारे पॉइंट से सहमत थे कि ठीक है, उनको ये था कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो ये लोग हमारी बातें मान रहे हैं। तो इस तरीके से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसको मैग्ना कार्टा के नाम से पुकारते हैं, जो उदारवादी संघ थी इसको मैग्ना कार्टा के नाम से पुकारी। इस विधेयक में एक बात और कही गई कि सीएजी का पद का सृजन किया जाए, भारत में एक सीएजी पद का सृजन किया जाए और वर्तमान में जो सीएजी का पद है वो आर्टिकल नंबर 148 में आवंटित है, 148 में वर्णित है आर्टिकल सीएजी का पद। उसके बाद लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर दो लोक सेवा आयोग की गठन। केंद्र में द्विसत्तात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई, केंद्र में द्विसत्तात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसमें जो है राज्य परिषद और विधान परिषद बनाए गए। जैसे हमारे यहाँ जो है राज्यसभा और लोकसभा है, उस समय 1919 में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था में राज्य परिषद और विधान परिषद था। राज्य परिषद में 60 सीट थी, 60 में से 34 सीट जो है निर्वाचित रहते थे और 26 सीट जो है मनोनीत किए जाते थे। वही अगर विधान परिषद की बात करें तो 144 सीट थी, जिसमें 104 को निर्वाचित तथा 40 को वे लोग मनोनीत करते थे। तो जो ये मनोनीत रहते थे वो जो है ब्रिटेन क्राउन के ही लोग रहते थे, बाकी जो निर्वाचित रहते थे वो भारत के थे। तो इस तरीके से जो इंडियन थे वो थोड़ा बहुत खुश थे।
उसके बाद केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। जैसे वर्तमान में केंद्रीय बजट अलग है, हर एक स्टेट अपना बजट अलग पास करता है। जैसे बिहार का बजट अलग है, एमपी का बजट अलग है, यूपी का बजट अलग है। उसी तरीके से स्टेट का जो है, केंद्र का वो अलग था और जो प्रांतों का बजट है वो अलग था। ऐसा जो है किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम से। प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया, प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया। और द्वैत शासन जो है, यहाँ से पूछ सकता है कि केंद्र में सबसे पहले द्वैत शासन की शुरुआत हुई या फिर प्रांतों में, तो प्रांतों में सबसे पहले द्वैत शासन का शुरुआत हुआ। और ये द्वैत शासन जो है, इसका मतलब है कि इसको दो भागों में बांटा गया। द्वैत शासन मतलब दो शासन, दो प्रकार से भारत में हम शासन करेंगे। एक तो सुरक्षित विषय, दूसरा है हस्तांतरित विषय। तो जो सुरक्षित विषय था उसके अंतर्गत राजस्व, पुलिस, न्याय इत्यादि को रखा गया था। और जो हस्तांतरित विषय था, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, स्वशासन और शिक्षा को रखा गया था। और इन दोनों पर नजर रखता था भारत का वायसराय। जो भी भारत का वायसराय है, इन दोनों के कार्यों पर नजर रखता था। तो जो इनके सुरक्षित थे, जो रिजर्व विषय थे, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, उसमें ये प्रावधान था कि न्यायपालिका से ये लोग नहीं मांगेंगे कुछ, न्यायपालिका इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन जो भारतीय मंत्री थे, जिस पर नजर भारतीय मंत्री रख रहे थे, उस पे क्या हो रहा है, शिक्षा पे क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे क्या कर रहे हैं, स्वशासन पे क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए न्यायपालिका उत्तरदायी थी। यहाँ पर भी इन्होंने धोखा दिया कि न्यायपालिका इसके लिए उत्तरदायी है, लेकिन इनके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ये जो परिषद इस पे नजर रख रहा था वो वायसराय का ही आदमी था। तो इस तरीके से ये जो है, इसके लिए उत्तरदायी न्यायपालिका नहीं थी, लेकिन इसके लिए न्यायपालिका उत्तरदायी थी। यहाँ पर भी बात खटके इंडियन को इस तरीके से। और इन सभी को करने के बाद लास्ट में ये कह दिया गया इस अधिनियम में कि जितनी भी चीजें, इस प्रावधान जो भी दिया गया है, इसका जो है एक बार हम ब्यौरा करेंगे। 10 साल के बाद हम आएंगे देखने के लिए कि जो हमने प्रावधान किया है वो कहाँ तक प्रभावी है, कहाँ तक प्रभावी नहीं है। इसके लिए याद होगा 1810 साल बाद, क्योंकि ये 1818 का अधिनियम था और 19 में लागू हुआ, तो 10 साल बाद 1928 में आया था साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसी के लिए, इसी सब चीज के लिए आया था, इसी सब पर अपनी टिप्पणी देने के लिए आया था कि भारत में किस प्रकार से ये सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। तो उस समय जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, बचे थे लाला लाजपत राय। तो उस समय उन्होंने काफी ज्यादा इसका विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। जितने भी थे सब अंग्रेज थे, सब इंग्लैंड के थे, सब ब्रिटेन थे, तो ब्रिटिश थे। तो इस तरीके से बाल गंगाधर तिलक तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके अब्सेंट में, उनके ना रहने पर, चूंकि उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो नहीं थे, इस वजह से लाला लाजपत राय ने इसका जमकर विरोध किया। और उसी समय लाठीचार्ज में, इनके सर पे लाठी रखने की वजह से लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक की स्टोरी 1909 तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ तक कहानी समाप्त हुई। अब 1919 के बाद जब ये चीजें लागू हो गई, जब साइमन कमीशन भारत आया, तो किस प्रकार से इंडियन के बीच में, क्रांतिकारियों के बीच में स्वराज की मांग हुई, और उस अधिनियम को, उस चीजों को दबाने के लिए फिर किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन ने अपना भारत शासन अधिनियम 1935 को लाया। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में जितनी भी चीजें हैं, मैक्सिमम जो है लगभग 200 से प्लस चीजों को यहीं से, जितने भी आर्टिकल्स में वर्णन है, 200 से ज्यादा आर्टिकल्स जो है वो भारत शासन अधिनियम से ही प्रेरित है। तो भारत शासन अधिनियम भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना, और भारत शासन अधिनियम 1919 को भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इवन हम कह सकते हैं कि 1858 से जो भी भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 के बाद भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद फिर हमें पढ़ना है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। और इसके बाद कैबिनेट स्क्रिप्स मिशन आता है, फिर कैबिनेट मिशन आता है, फिर संविधान सभा का किस तरीके से गठन होता है। तो इस तरीके से था। तो ये हमारा जो भारत का संवैधानिक विकास है वो इस तरीके से हुआ है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ नया बताया, आपको एक स्टोरी की तरह बताया, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं मानती हूँ अगर आप इसको बुक से पढ़ोगे तो आप एक ही बार में इन चीज़ों को कवर कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें अगर आप याद करोगे
तो फिर एग्ज़ाम में या फिर 10 दिन 15 दिन बाद इन चीज़ों को आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप स्टोरी की तरह चीज़ों को कवर करोगे तो मेरा वादा है कि आप चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। तो अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में भारत परिषद अधिनियम के भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।